आया था बम्बई तो 1500-2000 रुपए पॉकेट में थे। तो एक सपना कारपेट होता था पहला, चिटाई जिसको बोलते हैं, वो हमने खरीदा। फर्नीचर वर्नीचर तो होता नहीं था। तो शादी हो गई थी तो खर्चे बढ़ गए थे। अब जो हम लोग भाड़े के घर में रहते थे 10-12 लोग, फिर एक अलग से घर लेना पड़ा। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं क्विट करूं जॉब। नहीं, टेंशन बहुत थी, पूरी रात तो 2-3 रात में सो नहीं। उसके बाद पूरा सर में दर्द कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूं या गलत ले रहा हूं, मैं आगे सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन जिंदगी पॉडकास्ट। यहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ जर्नीज की, स्ट्रगल, रिस्क और सक्सेस की। और आज हमारे साथ हैं हशमत करीम साहब। स्वागत है आपका हशमत करीम साहब। जी शुक्रिया। क्या हाल चाल है? जी ठीक है सब। हशमत भाई, हमने आपके लिए कुछ सवाल सेलेक्ट किए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए हैं। जी जी। और हम बारी बारी से पूछते जाएंगे। जहां पे आपको लगे कि इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। और अगर कंफर्टेबल लगे तो आप कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हशमत भाई, सबसे पहले आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ और परिवार का माहौल कैसा था? मैं बिहार में समस्तीपुर के मुसरी घरारी के पास एक गांव है चौसीमा जी। वहाँ मेरी पैदाइश है वहाँ की। मेरे वालिदैन वहीं रहते हैं। मेरे वालिद टीचर थे, मेरी माँ भी टीचर थी। हम लोग 5 भाई बहन हैं। वहीं पैदा हुए और वहीं से हाई स्कूल इंटरमीडिएट मुजफ्फरपुर से किया। उसके बाद अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ से हमने ग्रेजुएशन किया, हिस्ट्री में ऑनर्स किया। उसके बाद फिर वापस मुजफ्फरपुर। हशमत भाई, हम लोग सवाल जो है एजुकेशन का अलग से करेंगे, क्योंकि हमने कुछ डाला हुआ है क्वेश्चन उससे रिलेटेड। जैसे कि मेरा अगला सवाल यही था जो आप कहना चाह रहे थे। वो सवाल मेरा था कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और उस समय आपका सपना क्या था? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जब मिडिल क्लास फैमिली में लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। जी जी। तो उस हिसाब से हमने भी +2 साइंस बैकग्राउंड से किया था, मैथमेटिक्स से, और बायोलॉजी भी था साथ में, कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर जो भी होगा compete करेंगे और उसके बाद आगे की जर्नी बढ़ेगी। लेकिन वो हो न सका। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए हमने अलीगढ़ का चुनाव किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पर्शियन। अगेन वहाँ भी हमारा सिविल सर्विस का ही ख्वाब था। अच्छा। कि सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, जो हमारे क्षेत्र के बिहार यूपी के ज्यादातर लोगों का होता है। सही कह रहे हैं। लेकिन वो भी एक बहुत टफ एग्जाम होता है, वो पार न लगा। मैंने MBA का बीच में कंपटीशन दिया, वहाँ हो गया। अच्छा, MBA AMU से? हाँ, नो MBA हमने ललन मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया। मुजफ्फरपुर से MBA करने के बाद 2-3 महीने करने के बाद दिल्ली गया 97 में। दिल्ली 3-4 महीना जो मैं अगला सवाल इसी पे आने वाला था कि मेरा जो अगला सवाल है इसी से रिलेटेड, कि घर छोड़कर बड़े शहर आने का फैसला आपने कब और क्यों लिया? जाहिर है MBA हमने किया था, तो MBA का जो वो है कि बड़े शहर में ही उसका ये मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, या वहीं अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बॉम्बे की। अच्छा, MBA करने के बाद आप फर्स्ट टाइम दिल्ली गया। दिल्ली ये मेट्रो सिटी का पहला तजुर्बा? जी जी जी। नहीं, पहले भी मैं अलीगढ़ में था, तो अलीगढ़ से दिल्ली करीब ही है। हाँ। तो हमेशा आना जाना। अलीगढ़ तो एक हो गया एजुकेशन का माहौल, और दिल्ली हो गया एक्चुअली ये मेट्रो सिटी का। तो दिल्ली 3 महीना काम किया। कोई एक फिनांस कंपनी थी और एक मोबाइल कंपनी थी उसमें, और उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया। अच्छा, तो दिल्ली में आपका रहना कितना दिन हुआ? हार्डली 3-4 महीना। अच्छा, बस 3-4 महीना? बस। ओके। उसके बाद आप मुंबई आ गए। मेरा सवाल वही है अगला, कि जब आप पहली बार मुंबई आए उस समय जेब में लगभग कितना पैसा था? 1000-1500 रुपए थे। अच्छा, बस वो लेके आए। और यहाँ पे बहुत लोग आए, ऐसा नहीं है, हमारे साथ और भी लोग आए जिन्होंने कंटिन्यू किया, वो आज कहीं न कहीं मकाम पे हैं। अच्छा। जो लोग रिटर्न हो गए साल 2 साल में, 6 महीने में, हमारे साथ से ही, हमारे बैचमेट से ही करीबन 50 लोग आए थे।
15-20 लोग अभी भी बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। मतलब वो सभी लोग कुछ ना कुछ डिग्री हासिल करके एमबीए, सब एमबीए करके ही आए थे। एमबीए बैच में थी 50 लोग हम लोग। अच्छा, तो आप बात कर रहे हैं एमबीए बैच की? एमबीए बैच की, जी जी जी। वो सभी लोग दिल्ली से फिर मुंबई आए? नहीं, दिल्ली नहीं, कोई लोग दिल्ली गए, कोई लोग मुंबई आए। तो जो जहाँ गए अच्छा, वहां अगर टिके, जी, अपने आप को रोक के रखा, जिस काम में भी हुआ, स्ट्रगल किया, तो आज सब लोग अच्छे मकाम पे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, उस समय जब आप मुंबई आए थे, उस समय आपका जो है सबसे बड़ा डर क्या था? क्या लगा था पहली बार इतने क्राउडेड सिटी में आके? नहीं, एक बिहार के लड़कों के साथ ये होता है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल, मतलब इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता है, लेकिन जो एनालिटिकल स्किल होता है, जो समझने की सलाहियत होती है बिहार के लोगों में ज्यादा होती है, जी। और जो काम करने की क्षमता होती है बिहार के लोगों में, वो बहुत ज्यादा होती है। बेशक। तो कुछ दिन तो ऐसा लगा कि इंग्लिश बोलना सब चीज है, लेकिन कई एक बार मैंने देखा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते थे, लेकिन कामयाबी उस हिसाब से नहीं मिली उनको। तो बाद में ये देखा गया कि भाई आप कितना कठिन परिश्रम करते हैं और कितना आप अपने काम में वो रहते हैं, उसी के उस पर आपको अचीवमेंट मिलता जाता है। बहुत बढ़िया। तो मैं आया यहाँ तो बहुत बड़े कंपनी में मेरे को ब्रेक मिला। एक सेंटोर होटल एयर इंडिया की ग्रुप थी, उसमें अंधेरी और सेंटा क्रूज दोनों में, एयरपोर्ट के सामने 2 होटल्स थे उनके। तो वहां पे मैंने एज अ सेल्स ज्वाइन किया और 1 साल वहां पे मैं काम किया। बाद में वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाए। तो फिर से मैंने लाइफ जर्नल मतलब शुरू किया। और जनरल लाइफ, मतलब जनरल लाइफ बोलो तो मैं दूसरे कंपनी में गया, मतलब अलग अलग तरह अलग अलग तरह का पानी बेचना, कपड़े बेचना। नहीं, मतलब वो आप इस तरह के बिजनेस में कंपनी में जाते थे, अपना काम नहीं किए? नहीं, कंपनी में जी जी। मतलब वो पानी की कंपनी हो, कपड़े की कंपनी हो, लेकिन मतलब जॉब ही किया। जी जी, ठीक है। मेरा सवाल एक्चुअली वही था कि बड़े शहर में शुरुआती दिनों में आपने कौन कौन से काम किए, तो आप सिलसिला जारी रखिए। मैं देखिए, सबसे पहले तो पानी बिस्लरी का बोतल होता था, सबसे पहले तो आपका सेंटोर होटल। उसके बाद यहाँ पे पानी बिस्लरी का बोतल होता था, पानी बेचा कुछ दिन तक, 4-5 महीना। उसके बाद उसको चेंज करके मैं कन्फेक्शनरी आइटम, चॉकलेट बिस्किट्स, या दुबई की इंपोर्टेड चॉकलेट बिस्किट्स आती थी, उसका मार्केटिंग किया 2-4-5 महीना। वो करने के बाद फिर कपड़े की एक कंपनी थी वॉल्ट डिज्नी करके, उसका वो मिकी माउस, डोनाल्ड डक और ये सब टाइप का उसका ब्रांड का कपड़ा था। तो 4-6 महीना वो बेचा मैंने। उसके बाद मुझे एक मेटल इंडस्ट्रीज में, फिनिक्स मेटल करके एक कंपनी है गोरेगांव में, जो अल्युमिनियम एलॉय बनाती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, वहां हमने काम हमारे किया। दर्शकों के लिए बताएंगे कि एल्यूमिनियम एलॉय क्या होता है? अल्युमिनियम एलॉय, अल्युमिनियम एक धातु है, उसको मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है। जैसे उसमें अल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, ये सब मिला के, जिंक, ये सब मिला के एक एलॉय बनाया जाता है। एलॉय डाई कास्टिंग होता है, लाइक ऑटोमोबाइल के जितने भी उजले उजले पार्ट्स होते हैं, मशीनरीज के आइटम, या आजकल पंखे के हैं, मोटर्स है अंदर, या एलईडी लाइट है, बहुत सारा एप्लीकेशन है। बर्तन भी होते हैं अल्युमिनियम में, अल्युमिनियम का जो बर्तन होता है, केबल होता है, बहुत सारी चीजों में अल्युमिनियम का ये होता है। तो मैं वो इंडस्ट्रीज में गया, तो वहां मुझे परफेक्शन मिला कि नहीं, यही जॉब है, अब इसी को कंटिन्यू करें। अच्छा, मतलब वो जॉब करते हुए आपको लगा कि मंजिल के करीब हाँ, तो मतलब यही चीज चाहिए। मतलब जॉब क्या होता है कि जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिले, तो यहाँ पे मुझे आके सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ भाई, ये फील्ड हमारे लिए ठीक है, इसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी चांसेस है। तो वहां मैंने 4-5 साल कंटिन्यू काम किया। बहुत बढ़िया। तो आप, अगला सवाल मेरा है कि जो है आपकी जो पहली कमाई थी वो क्या थी और कितनी थी मुंबई में? मुंबई में पहला हमको 2000 रुपया सैलरी थी। वही सेंट्रोर? नहीं, सेंटोर में तो 4-5 हजार रुपया सैलरी थी।
दूसरा जो अपने ने नॉर्मल जॉब शुरू किया, सेंटोर होटल में सिफारिश के थ्रू गए थे, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरे भाई थे, उन्होंने उसको सेटल किया था, तो वो सिफारिश के इस पे गए थे। तो हमारा जो एमडी था उसका ही सस्पेंशन हो गया, तो मेरा पोजीशन खराब हो गया, तो मैं वहां से छोड़ना पड़ा। उसके बाद 2000 रुपया सैलरी थी, 50 रुपया डेली का इंसेंटिव था, से अबाउट 3500 रुपया डेली का वो खर्चा होता है। किस साल की बात रही होगी? ये मैं आया यहाँ पे 1997 से, तो ये 1998 की बात है। तो वहां से हमने वो अपनी जर्नी स्टार्ट की। और मेरा अगला सवाल है, कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। नहीं, वहीं पर मैं जब ले आया था बम्बई, तो 1500-2000 रुपए पॉकेट में थे। तो एक सपना कारपेट होता था पहला, चिटाई जिसको बोलते हैं, वो हमने खरीदा और उसी पे सोना होता था। अच्छा। सपना कारपेट करके एक चिटाई होती थी, मतलब जहाँ आप रहते होंगे उस घर के लिए आपने वो चटाई? हाँ, घर के लिए, मतलब फर्नीचर तो होता नहीं था, तो ऐसे ही सोना होता था। एक रूम है तो 8-10 लोग रहते थे, सब लोग शामिल करके ग्रुप में। तो एक सपना कारपेट 150 रुपए की उसमें से खरीदी थी, और उसके बाद उसी पे सोना स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया। मेरा अगला सवाल है कि नौकरी करते करते कब लगा कि आप खुद का कुछ करना चाहिए? क्योंकि आपने बताया कि कई जगह नौकरी आपने किया। नौकरी करते मतलब जब फिनिक्स में मैं काम करता था, तो काम करते करते मुझे ये लगा कि मुझे कोई खुद का काम करना चाहिए। तो फिनिक्स इंडस्ट्रीज जो एल्यूमिनियम के, तो उनको मैं तो मुझे छोड़ नहीं रहे थे वो। तो मैंने उनको बोला कि भाई हमारा कहीं सिलेक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी में हो गया है, मुझे वहां पर 40,000 रुपया मिल रहा था। उस टाइम में फिनिक्स में मुझे 18-20 हजार रुपया मिल रहा। 2006-07 बतौर मैनेजर ही आप होंगे? मैंने सेल्स मैनेजर। तो 2003-2004 की बात है। तो उन्होंने बोला कि मैं इतना तो नहीं कर सकता हूँ, और इन द मीन टाइम मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा। तो शादी हो गई थी तो खर्चे बढ़ गए थे। अब जो हम लोग भाड़े के घर में रहते थे 10-12 लोग, फिर एक अलग से घर लेना पड़ा, फिर फैमिली साथ में, फिर उनका खाना पीना रहना सहना, सारे अखराजात बढ़ जाते हैं। तो 10-15 हजार रुपए का तो घर ही होने उस टाइम में 7-8 हजार रुपए रेंट का मिल रहा था, रेंट का ये था। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं क्विट करूं जॉब को। तो वो जॉब छोड़ा मैंने बढ़ाने के लिए। क्विट करने से पहले आपने इरादा कर लिया होगा ना कि मुझे करना क्या? नहीं, टेंशन बहुत थी, पूरी रात 2-3 रात में सो नहीं पाया। जॉब छोड़ने के लिए टेंशन क्या, मतलब प्लानिंग आपने कर लिया होगा ना? प्लानिंग कर लिया कि मुझे छोड़ना है, लेकिन जिस दिन छोड़ना है उसके बाद पूरा सर में दर्द कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या गलत ले रहा हूँ, मैं आगे सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो वो सारे टेंशन हमारे पास थे। उसके बावजूद इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि जॉब छोड़ने का जो डिसीजन है वो कैसे लिया, और किसी ने रोका नहीं क्या? नहीं, जॉब छोड़ने का, मेरी शादी हो चुकी थी। मैंने सैलरी बढ़ाने के लिए बोला, तो हमारे सर थे रामानंद जी, उन्होंने साफ बोला कि भाई हमने बोला कि भाई मेरी शादी हुई है और वाइफ प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, तो मैंने बोला एक्सपेंस बढ़ गया है तो उसमें कुछ आप देखिए। तो उन्होंने बोला कि दीज आर द स्वीट एक्सपेंसेस, यू हैव टू टेक केयर। फ्रॉम वेयर आई हैव टू टेक केयर? फ्रॉम माई सैलरी ओनली। तो वो 2-3 हजार रुपया बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि इसमें पॉसिबल नहीं है। फिर मैं बोला कि ठीक है। जब मैंने आगे डिसीजन ले लिया, तो यहाँ पे हम घर पे आते थे तो बहुत टेंशन में रहते थे कि क्या सही डिसीजन है नहीं है। वाइफ थी, समझाती थी, बोली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप अगर एक बार डिसीजन ले लिए हैं तो ले लीजिए। तो और वो कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुल जाता है। जी। तो मैंने डिसीजन ले लिया, फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम फ्रीलांस में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए। आपसे माल लिया, दूसरे को माल दिया। तो उसमें हमारे पास पैसे तो थे नहीं। घर पे मैंने बोला अब्बू को कि भाई कुछ पैसे चाहिए, 2-3-4-5 लाख रुपए जो भी मिलते हो
तो हम कुछ ये करेंगे। उन्होंने साफ बोला कि आपने MBA करा, तो जी हमने करा दिया। अब इसके बावजूद पैसे हमारे पास नहीं हैं कि हम कुछ आपको एक्स्ट्रा दे पाए, एक लमसम। आपको जो करना है, अक्सर मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनकी सोच यही होती है, एजुकेशन अच्छा दे दे, कि एजुकेशन आपको दे दिया, इस पे जो करना है आप कीजिए, घर से आपको पैसे का कोई मदद नहीं मिलेगा। मैंने फिर अपना ही ट्रेडिंग किया। हम ट्रेडिंग बोलते हैं कि भाई 100 रुपए में आप क्या करते हैं? 100 रुपए में इंगट, एल्युमिनियम इंगट होता है, तो मैं 100 रुपए में लिया, 102 रुपए में दिया, 100 रुपए में लिया, 105 रुपए में दिया। तो वो जो बीच का 2-5 रुपया है वो एक मार्जिन, हाँ, तो वो मार्जिन हमको मिलती गई। तो हम दोनों आदमी थे। फिर देखा कि पहले महीने हमने 30-40 हजार रुपया कमाया, तो फिर कॉन्फिडेंट बढ़ा कि भाई अच्छा, इस ट्रेडिंग के काम में आपने 40-50 कमाया। हाँ, पहले महीने 30-35 हजार रुपया इसी दरमियान आप जॉब करते थे, तो 18-20 की, तो काफी फर्क आपको लगा होगा। तो जस्ट डबल हो गया। उसके बाद कैपेसिटी भी बढ़ती गई। 3-4 महीना के दरमियान हम लोग, वाइफ और मैं, 2 ही लोग थे, तो डेली अपन कैलकुलेट करते रहते थे, आज इतना पैसा कमाया, कल इतना कमाया। तो 4-5 महीने के बाद देखा कि वो नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास। 4-5 महीने के बाद? हाँ, 4-5 ट्रेडिंग में। अरे वाह। तो लेकिन वो पैसे हमारे पास कुछ नहीं थे, मार्केट में ही थे। जैसे आपको लिया, उनको दिया, आपसे कैश में लिया, उनको उधारी था, लेकिन वो पैसा आपका, वो पैसा मेरा, प्रॉफिट में गिना जाए। हाँ, तो वो 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिर कॉन्फिडेंट हुआ, फिर शुरू ही रहे अपन, वही करते रहे। ये मेरा अगला सवाल जो था, तकरीबन आपने जवाब दिया है उसका, कि जिस बिजनेस में आज आप हैं उस फील्ड में आने का आइडिया आपको कैसे मिला, तो इसका आंसर आपने दे ही दिया। हाँ, नहीं, उसके बाद भी अभी जिस बिजनेस में है वो एक अलग बिजनेस है। अच्छा, ये अलग बिजनेस है। ट्रेडिंग कुछ और था। ट्रेडिंग एल्युमिनियम ही का था, अभी भी एल्युमिनियम ही करते हैं, लेकिन अभी एल्युमिनियम ड्रॉस एक उसका बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे राख होता है, इसका सही से बताइए हमारे। ये जो राख होता है ना, राख, जी, कोई भी चीज, जैसे वुड जलाते हैं, तो वुड में कोयला मिलता है, राख मिला, तो राख को भी दोबारा आप उसको रिसाइकल, रिफाइन कीजिएगा, तो उसमें से जो एल्युमिनियम मिला उसको दोबारा मेल्ट करते हैं हम। नहीं, एक सेकंड, वो जो एल्युमिनियम का जो प्राइमरी मटेरियल है, फर्स्ट मटेरियल, ऐसा फर्स्ट कोई भी मटेरियल आप एल्युमिनियम का लेंगे, तो उसको आपने मेल्ट किया, ठीक है। मेल्ट करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो तो निकल गया, जो रेजिड्यू निकला, जिसको ड्रॉस कहते हैं, जिसको राख बोलते हैं, जिसको ऐश बोलते हैं, ओके, उसमें भी वो जब निकला तो वो दूसरे तरफ निकलता है। तो जो भी मतलब कचरा हो गया, हाँ, कचरा हो गया, तो जो प्रोडक्ट निकल गया, कचरा, हाँ, जो भी बड़ी कंपनी होती है, उस कचरे में भी, जैसे 1 टन माल है तो 30%, 40% उसमें एल्युमिनियम निकल जाता है। अच्छा, तो जैसे कोई भी कंपनी में 1 टन 2 टन निकला, तो उसको अपन खरीद के लाए, उसको स्मेल्ट, मतलब फ्लोराइज करके, ग्राइंड करके, उसको उसमें से एल्युमिनियम का दाना निकाला और उसको गलाए। तो ये हमारा ट्रेडिंग में ही 1-2 आदमी बीच में मिले, वो बोले कि क्यों नहीं हम लोग ये करते हैं। हालांकि हमने उससे पहले एलॉय की ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। 2007-8 में हमने अपनी कंपनी खोली, 7 में अल्केन इंडस्ट्रीज कर। 2007 में आपने एलॉय की कंपनी खोली? एलॉय ट्रेडिंग की कंपनी, अल्केन इंडस्ट्रीज करके। उसमें मैं 500-600 टन एल्युमिनियम सेल करता था, लोगों से लिया और बेचा। उसके बाद उसी दौरान 1-2 आदमी मिला जो कि शाकीनाका के साइड के थे, तो उन्होंने, वो लोग ड्रॉस, उन लोगों से ही मैं माल लेता था, ट्रेडिंग करता था, तो मालूम वो लोग ड्रॉस से काम करते हैं। तो उन्होंने ही बोला कि क्यों नहीं हम दोनों मिलके अपन ड्रॉस का काम करते हैं। मैंने बोला ठीक है, करें। तो एक यहीं पे कामन एक जगह है, वहां पे एक शेड लिया, वहां स्टार्ट किया। मुंबई के पास ही काम? हाँ, ये वसई के पास है, वसई से भिवंडी के रास्ते। वहां पे आपने फैक्ट्री, एक छोटा गाला लिया, समझिए कि 2000-3000 स्क्वायर फीट का। अच्छा। और उसमें हमने वो काम शुरू किया। तो जब वो काम किया तो उसमें शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में मजा आया। बाद में अपने को कोई 2-3 बड़ी कंपनी मिल गई कि भाई उनका पूरा स्मेल्टिंग करके जॉब वर्क पे अपने को देना है, तो वहां पैसा भी नहीं लगना था। जॉब वर्क पे आ गया
तो हमारे कंपनी है सनलाइन मेटल करके, उनका माल होता था, उसको हम लोग गलाते थे और गला के जो हमारा जॉब वर्क हो गया। हाँ, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कंपनी आपको माल देती थी कि भाई गलाओ और मुझे दो। मतलब लेबर, एक लेबर जॉब हो गया। तो माल खरीदने का इन्वेस्टमेंट नहीं था उसमें। लेकिन जमीन आपने लिया ना? जमीन लिया तो भाड़े पे अच्छा, वो भी पहले रेंट पे शुरू में रेंट पे लिया, तो रेंट जो भी 20-30-40 हजार रुपए वो कंपनी नहीं देती होगी, वो आपके वो मुझे देना। मेरा अगला सवाल ये है हशमत भाई कि पहला बड़ा ऑर्डर कब मिला और उस समय आपकी सिचुएशन क्या थी? क्योंकि बड़ा ऑर्डर तो हमारी एक कंपनी थी सनलाइन करके, उन्होंने अपना बड़ी कंपनी है, तो एक टाइम में एट ए टाइम मेरा 700-800 टन माल, मतलब 7-8 करोड़ का माल उनका हमारे फ्लोर पे रहता था। अच्छा। तो जॉब वर्क का ही ऑर्डर था, जो बड़ा ऑर्डर था, जो कंटिन्यूटी हम उनके लिए काम करते थे, उनको माल बना के उनको भेजते थे, और वही मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर था। मेरा अगला सवाल ये है कि बिजनेस में अब तक का सबसे बड़ा झटका या लॉस क्या रहा? झटका बोलो तो ऐसा झटका में एक चीटिंग कर लिया लोगों ने। एक गुफरान नाम का आदमी था दुबई में, उसने अंकल, और दुबई का ही था? हाँ, दुबई का नहीं है, तो इंडियन ही, जयपुर का है। तो उसने मेरे को बोला कि अंकल आपके अंदर मेरे बाप की छवि दिखती है, आप मेरे पापा जैसे हो, मतलब इमोशनली थोड़ा ये करके चीटर लोग कुछ न कुछ ऐसा करता है। तो उसने मुझे ऐसा करके और उसको मेरे ऊपर 1-1.5 करोड़ रुपए का मेरा नुकसान उसने कराया। मतलब जो आप इंपोर्ट करने वाले? हाँ, इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसमें हमारा थोड़ा सा कमर टूट गया। वो अमाउंट अभी तक नहीं आया। वो कबूला है कि देंगे, लेकिन अब कब देगा? अब 2 साल तो हो गया, अब क्या देगा? चांस लग रहा है कि आप अब चांसेस, ऑफिशियल मनी भी गया हुआ, 18 लाख रुपए तो हमारा ऑफिशियल गया हुआ है। वो अगर नहीं देगा तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में हम चले जाएंगे या उसको ये हो जाएगा, तो वो अब क्या बोल सकते हैं, हम देखते हैं। चलिए, बिजनेस में सही बात है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती रहती है। कब लगा कि अब बिजनेस स्टेबल हो गया है? अब बिजनेस में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं होती है। जहां स्टेबल हो गया, आपको हमेशा ज्यादा के लिए कोशिश करते रहना। आप स्टेबल हो गए मतलब वहां से फिर नीचे आना शुरू कर देंगे। स्टेबिलिटी नहीं, मतलब आप स्टेबल होता है ना कि एक, मतलब बिजनेस में एक मोड़ आया ऐसा कि लगा कि हाँ सब सेट है, ऐसा तो आता है ना। स्टेबल आया मतलब ये कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं। स्टेबल का मतलब खाने पीने के लाले नहीं है, अल्लाह ने बहुत ये दिया है कि भाई खा पी लेते हैं, लेकिन आज बोलिएगा कि 100 करोड़ का आदमी हो गया तो वो बात नहीं। 2-5 करोड़ रुपया लोगों ने कमाया लेकिन आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाते हैं, तो आपने लाइफ में कुछ अच्छा किया बिजनेस। हाँ, स्टेबल मोड में नहीं है, वो एक अलग चीज है। आज मैं 150 रुपए का सपना कारपेट खरीद के बम्बई में रहना स्टार्ट किया, और आज हमारे पास 4-5 घर हैं। तो ये सपना ही, हाँ, मुंबई जैसे शहर में तो सपना ही होता है। और गांव में भी आपने अच्छा किया होगा। जी। तो ये सब सपना ही होता है ना। वही तो मतलब अब स्टेबिलिटी आदमी को कभी पैसा का ये नहीं होता है कि हाँ इतना हो गया। लोगों को आज 100 करोड़ है तो 500 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ है, मतलब वो आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता। सेटिस्फाइड वैसे भी बिजनेस का तो रूल है कि आपको हमेशा बढ़ाते रहना। आप स्टेबल कैसे कीजिए? सेटिस्फाइड हो गए मतलब वहीं से नीचे आएंगे, फिर आपका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। तो वो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है, नोकिया को देख लीजिए, उसने ओवर कॉन्फिडेंट में अपने आप को अपडेट नहीं किया, खत्म हो गया, पूरी कंपनी खत्म हो गई। आज आपकी कंपनी लगभग कितना टर्नओवर कर रही है? अराउंड 100 करोड़ का हमारा टर्नओवर है। और कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? 4-5 मैनेजरियल लेवल पे या सुपरवाइजर लेवल पे हैं, बाकी 50-60 हमारे पास वर्कर हैं जो एम्प्लॉय हैं, हाथ को वो काम करते हैं। इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए फैमिली का सपोर्ट कितना मिला? इनफैक्ट फैमिली का सपोर्ट मतलब जो भी किया, हम है या हमारी वाइफ है, तो वो टाइम तो उनका कोई ये नहीं है, वो तो हाउसवाइफ और आपको एक, हाँ, तो मतलब हाउसवाइफ का रहता है सपोर्ट करना। हाँ, मेरा ये है कि भाई हमको जो करना है वो कर रहे हैं। अगर आज कोई युवा
जैसे बिहार या यूपी या जो भी छोटे शहर से मुंबई आना चाहता है, उसे आप क्या प्रैक्टिकल सलाह देंगे? भाई जो भी काम करे, आए टिके, जहां भी रहना है, कहीं भी काम आज के डेट में बिहार में भी किया जा सकता है, लेकिन टिकना और उसको आगे करना, उस काम में टिकना। हाँ, उस काम में टिकना और उसको आगे करना, वो कंटिन्यू कम से कम 4-5 साल उस काम को दे। और शहर में टिकना, आपके कहने का बड़े शहर में बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। जैसे मुंबई कोई आया, हाँ, उसे क्या मशवरा? यहाँ पर 5 साल 6 साल जो भी काम करे, दबा के करे और रिटर्न घर को नहीं जाए, यहीं पर जो करना है स्ट्रगल यहीं करके, यहीं स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे निकल जाता है लोग। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत ऊपर गया है। बिजनेस शुरू करने के लिए, क्योंकि आप बिजनेसमैन है और आपकी राय बहुत मायने रखता है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए मिनिमम माइंडसेट क्या होना चाहिए? भाई यू हैव टू गिव योर प्रॉपर टाइमिंग इन योर बिजनेस। कोई भी चीज है आप उसमें टाइम दो, कोई भी काम करो उसमें टाइम दो, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसके पीछे भागना है। यानी अगर बिजनेस लॉस भी जा रहा है तो टाइम देना है, टाइम देना, बिल्कुल बिल्कुल। पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्टेबिलिटी? देखिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। पैसा जब तक नहीं आएगा स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी जब आ गई इसका मतलब पैसा आ गया। अब इसमें स्टेबिलिटी 2-3 टाइप से, अब यूपी बिहार में लोग सोचते हैं कि भाई हमारे को कोई सरकारी नौकरी मिल गई, तो वो स्टेबिलिटी अलग चीज, अलग टाइप का हो गया। वो आपकी लाइफ एक बंद गई कि 10% बढ़ेगा, 2% ये बढ़ेगा, 3% ये बढ़ेगा, तो उसी में अपना लाइफ चलता रहेगा, उसी में एक मिडिल क्लास, दाल रोटी का जुगाड़ हो गया, लेकिन आपको एक लिमिट, हाँ, तो वो भी एक स्टेबिलिटी होती है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपको आपका घर, आपके गाड़ी घोड़ा, बच्चे की अच्छी पढ़ाई, ये सारी चीज होनी चाहिए। उसमें आप जब इंडिपेंडेंट है तो समझिए तो स्टेबिलिटी होगी। सही बात है। अगर आज आप 1997, कब आप आए थे? 97 में। अगर आप 97 वाले आप अपने आप से मिले, हशमत भाई से मिले, तो जब आप जेब में 2000 रुपए लेकर मुंबई आते तो खुद को क्या सलाह देंगे? सवाल फिर से समझेंगे भाई। यानी मेरा सवाल यह है कि जो आप 97 में आप आए थे, हशमत करीम साहब आए 2000 या 1500 रुपया लेकर आए, तो उस समय वाले हशमत भाई को आप क्या कहना चाहें? जैसे उस टाइम में हम आए तो हमारे साथ बहुत सारे लोग आए, कोई साल भर, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल अच्छे घर का लोग है तो चला गया, अरे यहाँ पर जॉब करके क्या करेंगे, यहाँ पे ये। जो लोग यहाँ रुक गए वो आज अच्छे मकाम पे हैं। 2-4-5 लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 2-4-5 लोग जॉब में हायर पोजीशन पे है। भाई एक हमारा दोस्त है दुबई चला गया, उसकी सैलरी करीबन 30 लाख, 18 लाख से 20 लाख महीने की पर मंथ। हाँ, पर मंथ। इंजीनियर नहीं, MBA। तो आप स्टेबल होइए, आपको अच्छा। वो लड़के को तो हमारा दूसरा दोस्त सब बोलता था, वो भोजपुरी स्पीकिंग था, बोला कि तुमको तो जॉब ही नहीं मिलेगा। आज वो सबसे ऊपर कम्युनिकेशन के हिसाब से, आज वो सबसे ऊपर है। सही बात, हम लोगों से वही बात है, स्ट्रगल फेज जो उसको पार किया बस बराबर है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। मेरा अगला सवाल यह है कि आपका अगला लक्ष्य क्या है? बिजनेस को और बड़ा करना या इसी लेवल पर स्टेबल रखना? यानी आने वाले 5 साल में आप बिजनेस को कहां ले जाना चाहते हैं? बस यही है, धीरे धीरे 10% 15% का ग्रोथ होना चाहिए इसी बिजनेस को आगे इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने का है। इसमें बहुत सारे, लेकिन फिर अगेन उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। 500-700 करोड़ अगर हो जाए तो बहुत बिजनेस है, लेकिन अभी यहाँ पे ठीक है, यही चीज करते रहना। तो हशमत साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। इस बातचीत को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जी जी। और बहुत काफी मुझे लगता है कि हमारे युवा काफी कुछ सीखेंगे इस पॉडकास्ट से, और जो बिजनेस में आना चाहते हैं, जी। काफी कुछ आपने टिप्स दिया है और अपने अनुभव को साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हशमत करीम साहब की जर्नी।
छोटे शहर से बड़े शहर मुंबई जैसे शहर में आकर इन्होंने बड़ा बिजनेस खड़ा किया। इस बातचीत से साफ है कि डिसीजन ही डायरेक्शन बदलती है। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए शख्सियत नए मेहमान के साथ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और रोशन जिंदगी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।